बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। कल मैंने आपको एकाइनोडर्म्स की 2 क्लासेस जो हैं वो मैंने आपको लेक्चर दिया था और उम्मीद है कि आपने वो दोनों क्लासेस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली होंगी और जो है वो डायग्रामेटिकली भी आपको समझ आ गई होगी। अब आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा एंड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। और इसमें हम जो है काइनोडर्म्स के बाद, क्योंकि अब हम कॉर्डेट स्टार्ट करने लगे हैं, तो इससे पहले हमने हेमी कॉर्डेट, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये बेसिकली वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हाफ कॉर्डेट वाले करेक्टर होंगे और जो है वो बाकी इनके अंदर करेक्टर्स अपने को डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है इसको मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो बाद में हम जब ये चैप्टर के सारे हम पढ़ लेंगे डिटेल, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं कि उन एनिमल्स की जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, क्या उनके कोई फॉसिल्स हैं, उनके एंसेस्टर्स किस तरह के रहे हैं, एंसेस्टर्स में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे अगर कुछ क्लासेस को या कुछ फाइलम्स को आप एक कैटेगरी में रख रहे हैं तो उसमें आप उनको प्लेस कर रहे हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है इसमें हम, जिसको हम शजरा नस्ब भी कहते हैं, ये सारा कुछ हम देखने लगे। एनिमल्स इन द फाइला हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा शेयर ड्यूट्रोस्टोम करेक्टरिस्टिक्स विद एकाइनोडर्म्स। अच्छा, मैंने जब आपको एकाइनोडर्म्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, इन तीनों को ड्यूट्रोस्टोम की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने उस वक्त ड्यूट्रोस्टोम के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। 4 बड़े इंपॉर्टेंट करेक्टर मैंने आपको इनके बताए थे ड्यूट्रोस्टोम की। एक तो ड्यूट्रोस्टोम के करेक्टर ये होता है कि ब्लास्टोपोर, जो कि पहली ओपनिंग होती है ब्लास्टूला में, जब डेवलपमेंटल स्टेज का ब्लास्टूला बनता है, यानी सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद मरूला बनता है, मरूला के बाद एक हॉलो बॉल ऑफ सेल्स बनता है जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं, ठीक है। और ब्लास्टूला में जब एक ओपनिंग बनती है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, ठीक, तो ब्लास्टोपोर से ड्यूट्रोस्टोम में बनती है एनस, ठीक है। जबकि जो प्रोटोस्टोम इसके बरक्स होते हैं उनके अंदर इससे बनता है माउथ। तो ड्यूट्रोस्टोम इसका मतलब है सेकंड माउथ, यानी माउथ बाद में डेवलप होता है, पहला जो पोर बनता है एक ब्लास्टूला के अंदर, उससे डेवलप होती है एनस। तो ड्यूट्रोस्टोम का पहला करेक्टर तो ये है कि ब्लास्टोपोर डेवलप करती है एनस में। एक और करेक्टर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंटेरोसिलस सिलोम होती है। सिलोम बनती है बेसिकली आउट पॉकेटिंग या आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरोन, जो अंदर कैविटी बन रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी डेवलप हो रही होती है, उसकी आउट पाउचिंग से बनती है सिलोम, जिसको एंटेरोसिलस सिलोम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन तमाम एनिमल्स के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है और इनमें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। एक पर्टिकुलर सेल लेवल तक हर सेल के अंदर टोटीपोटेंसी होती है। हर सेल को आप सेपरेटली जो है वो सेपरेट अगर आप ग्रो करवाते हैं एक मीडियम के अंदर, कल्चर जैसे मीडियम के अंदर, और सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है। उसके अंदर टोटी पोटेंसी, फुल पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए। तो ड्यूट्रोस्टोम के करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि एकाइनोडर्म्स में भी ये करेक्टर हैं, हेमिकॉर्डेट्स में भी ये करेक्टर हैं और कॉर्डेट्स में भी, ठीक। तो इसीलिए इनको ड्यूट्रोस्टोम की कैटेगरी में रखा जाता है। और हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एकाइनोडर्म्स एज अ पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। यानी कि खातिर खात कोई ऐसा फॉसिल नहीं मिला, लेकिन समझा यही जाता है कि ड्यूट्रोस्टोम होने की बिना पे दे आर द पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। Most zoologists therefore believe that ancestral representative of these phyla were derived from a common, as yet undiscovered triploblastic ancestors. ज़्यादातर zoologists ये बिलीव करते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक एक जो है वो एंसेस्टर रहा होगा, जिससे फिर आगे ये ड्यूट्रोस्टोम और आगे डिफरेंट कैटेगरी ड्यूट्रोस्टोम फिर डाइवर्जन, उसमें एवोल्यूशन हुई और डिफरेंट जो है आगे ग्रुप्स यानी कि काइनोडर्म्स और जो कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स ये डेवलप हुए। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, इसके आगे एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में अगर आप ये देखते हैं, आपको आई थिंक नज़र आ ही रहा होगा यहाँ से कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल एनिमल और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डाइवर्ज हो रही है जिसको कह रहे हैं ड्यूट्रोस्टोम, और ड्यूट्रोस्टोम से आगे निकल रहे हैं यहाँ पे काइनोडर्म्स, यहाँ पे आगे 2 निकल रहे हैं हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। अच्छा, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट को उसने एक पिंक कलर की बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कुछ करेक्टर्स इनके अंदर कॉमन है, ये शेयर करते हैं कुछ करेक्टर्स को, जबकि एकाइनोडर्म में वो वाले करेक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं है जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, है तीनों ड्यूट्रोस्टोम ही, ये भी ड्यूट्रोस्टोम है, ये भी ड्यूट्रोस्टोम है, ये भी ड्यूट्रोस्टोम है,
लेकिन ये दोनों कुछ ना कुछ करेक्टर आपस में शेयर करते हैं, कुछ करेक्टर्स इनमें कॉमन है, लेकिन एकाइनोडर्म में इनके साथ कोई भी ऐसे शेयरिंग करेक्टर नहीं है। बस यही है कि ये ड्यूटरोस्टोम है, इस बिना पे यानी इसकी बेसिस पे जोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि शायद इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, उसमें 3 जर्म लेयर्स हों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और उसी से फिर ये ड्यूटरोस्टोम आगे डाइवर्ज हुए हैं 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी जो हमने देखी है हिस्ट्री। अब हम पढ़ने लगे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक of chordates. The chordates are characterized by a dorsal tubular nerve cord, a notochord, pharyngeal slits or pouches, and a post-anal tail. कॉर्डेट के 4 करेक्टर उसने बड़े क्लियर कट बताए हैं। ठीक है, और इसकी डायग्राम के लिए मैं आपको बताती हूँ, इसकी डायग्राम दिखाती हूँ अभी कि कॉर्डेट्स के जो करेक्टर हैं उनको हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से याद रख सकते हैं। तमाम कॉर्डेट्स के अंदर उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो एम्फीबियंस हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप है, उनकी जो आप कह लें कि जो उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके दौरान इनमें जो है वो ख़ास किस्म के करेक्टर डेवलप होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉर्डेट्स के करेक्टर हैं उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से कॉर्डेट के करेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेसिफिक इस इमेज में। जी स्टूडेंट्स, ये इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे तो ये यूनिक करेक्टर कॉर्डेट्स के इस इमेज में दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको ऊपर ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ द डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड है, याद रखिएगा तमाम वर्टिब्रेट्स में, तमाम कॉर्डेट्स में ये जो नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इसको कहा जाता है। हॉलो का मतलब है अंदर से खोखली है, इसका एंटीरियर एंड बना देता है ब्रेन और इसका पोस्टीरियर एंड बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके नीचे आपको नजर आ रही है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर डेवलप कर जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। अब आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड होती किस में है, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, जिनको मोहरे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नोटोकॉर्ड है, कुछ इस तरह के वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये एज इट इज़ ही परसिस्ट, कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एज इट इज़ परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लोअर कॉर्डेट्स आप कह सकते हैं, और बाकी तमाम जितने हायर वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड डेवलप कर जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो पहला करेक्टर कॉर्डेट्स का है डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, उसके नीचे है नोटोकॉर्ड, फिर है फेरेंजियल स्लिट्स और पाउचेस, ये आपको नजर आ रही हैं। दीज आर द स्पेसिफिक स्लिट्स, ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स के अंदर होती हैं। अब फेरिंग्स आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ के बाद जो पैसेज है, बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है, ये कॉमन पैसेज है जिसमें से एयर भी पास होती है और जिसमें से जो है वो फूड भी पास होती है। एयर फिर उसके बाद चली जाती है विंड पाइप या ट्रेकिया में, और जो फूड है वो चली जाती है एसोफेगस में, जो फूड पाइप है उसके अंदर। ठीक है, तो फेरिंग्स के अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में खास किस्म की ओपनिंग्स होती हैं जिनको कहा जाता है फेरिंजियल स्लिट्स। बाज़ औक़ात ये ओपनिंग्स छोटी छोटी पाउचेस की फॉर्म में होती हैं जिनको कहा जाता है फेरिंजियल पाउचेस। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, उनमें यही फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं ये आगे गिल्स में डेवलप कर जाती हैं, गिल स्लिट्स बन जाती हैं। तो पहला करेक्टर डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, सेकंड करेक्टर, थर्ड करेक्टर फेरेंजियल पाउचेस या स्लिट्स, और उसके बाद पोस्ट एनल टेल। आप ये देखें, एनस के बाद एनस की ओपनिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है, और उसके बाद आगे आपको एक लॉन्ग टेल नजर आ रही है, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल का मतलब एनस के बाद एक टेल बनती है तमाम वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में। लेकिन डेफिनेटली अडल्ट में जब एक जो है वो इंडिविजुअल जब पूरा डेवलप कर जाता है न्यू बॉर्न में, वो करेक्टर्स कुछ और तरह से डेवलप होते हैं। तो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर ये वाले करेक्टर लाजमी पाए जाते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम वापस चलते हैं अपने मिलर हार्ले की तरफ। देयरफॉर ये दो चारों करेक्टर आपने बहुत अच्छी तरह याद रखे हैं। द ओनली करेक्टरिस्टिक्स दैट शेयर विद द हेमीकॉर्डेट्स आर फेरेंजियल स्लिट्स एंड इन सम स्पीशीज अ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। अब आपने ये याद रखना है कि जो हेमीकॉर्डेट्स, हेमी का मतलब होता है हाफ, इसका मतलब है कॉर्डेट्स वाले हाफ करेक्टर उनके पास मौजूद हैं। तो इनके अंदर ये चारों करेक्टर मौजूद नहीं होते। इनमें एक मेजर करेक्टर होता है कि फेरेंजियल स्लिट्स इनके अंदर सबके अंदर मौजूद होते हैं, और सेकेंडली ये है कि यहाँ पे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, कुछ
ऐसे हेमिकॉर्डेट्स हैं जिनके पास डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, लेकिन कुछ के पास वो भी नहीं होता। तो ये दो कैरेक्टर चूंकि इनके पास पाए जाते हैं कॉर्डेट वाले, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेट्स कहा जाता है। Therefore, most zoologists agree that the evolutionary ties between chordates and hemichordates are closer. ये आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान, ये हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान एवोल्यूशनरी टाइज का मतलब कुछ चीजें कॉमन है, कुछ करेक्टर आपस में मिलते हैं। देन दोज बिटवीन अकाइनोडर्म्स एंड आइदर फाइलम। अकाइनोडर्म के करेक्टर हेमिकॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स के साथ बिल्कुल नहीं मिलते, सिर्फ ये करेक्टर मिलता है कि ये तीनों ड्यूटरोस्टोम है। लेकिन ये जो चार करेक्टर मैंने आपको बताए हैं, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्टर्नल टेल, फेरेंजियल स्लिट्स, ये कहीं भी हमें नजर नहीं आते हैं इसमें एकाइनोडर्म्स में। इसका मतलब है अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं ये दोनों एक दूसरे से क्लोजर हैं, लेकिन जो एकाइनोडर्म्स हैं वो इन दोनों में से किसी के साथ भी क्लोजर नहीं है। कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स हाउएवर प्रोबेबली diverged from widely separated points along the deuterostome lineage। यानी बेशक हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं वो अलग अलग डाइवर्ज हुए हैं। आपको मैंने डायग्राम में दिखाया भी है कि ये दोनों, अगर आप देखें इस डायग्राम में, दोनों अलग अलग डाइवर्ज हुए, एक ही आगे इनके इंसेस्टर से, लेकिन अलग अलग डाइवर्ज हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो है वो डाइवर्ज अलग हो डिफरेंट ग्रुप्स में, वो आगे कन्वर्ट हो गए, लेकिन इनका इंसेस्टर, पॉसिबल इंसेस्टर ड्यूटरोस्टोम होने की वजह से इनका एक ही था। द वाइल्डली बॉडी फॉर्म्स the diverse body forms and lifestyles present in these phyla support this generalization। क्योंकि दोनों के दम हेमिकॉर्डेट्स को देख लें, कॉर्डेट्स को देख लें, उनकी बॉडी फॉर्म बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डाइवर्स किस्म की है, लाइफस्टाइल बड़े डिफरेंट है, कोई सेडेंट्री है, कोई फास्ट मूविंग है, कोई जो है ना स्विमिंग करता है, कोई रनिंग कर रहा है, तो ये जो है ना बड़े डिफरेंट इनके जो है ना लाइफस्टाइल्स हैं। और उसके बाद ये तो आप इस पूरे में आपने जो इसके कॉर्डेट्स के चार करेक्टर्स, हेमिकॉर्डेट्स के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, डायग्रामेटिकली अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, छोटी सी डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। अब हम शुरू करने लगे जी फाइलम हेमिकॉर्डेटा। द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमी ग्रीक वर्ड है जी, हेमी का मतलब हाफ और कॉर्डेटा का मतलब है कॉर्ड। इंक्लूड द एकॉन वर्म क्लास एंटीरोनियोसा एंड द टीरोब्रैंक्स क्लास टीरोब्रैंकिया। अब याद रखिएगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा की फर्दर दो क्लासेस हैं, एक इसकी क्लास है एंटीरोनियोसा और दूसरी क्लास है टीरोब्रैंक्स, टीरोब्रैंकिया भी इनको कहा जाता है। जो एंटीरोनियोसा इसको एकॉन वर्म भी कहा जाता है। अब वर्ड एकॉन का क्या मतलब, एकॉन बेसिकली आपने नाम सुना होगा, बलूत का एक दरख्त होता है, बलूत का, शाह बलूत का जिसको दरख्त कहा जाता है, वो बलूत का दरख्त होता है, उसका फ्रूट होता है, और उसका जो फ्रूट होता है वो इस तरह कॉनिकल सी शेप का होता है। उसका फ्रूट जो होता है ना, उस ऐसे आगे कॉनिकल सी शेप का फ्रूट होता है, सॉरी, उसका फ्रूट इस तरह कॉनिकल सी शेप का आगे से फ्रूट होता है, ऐसे कॉनिकल सा उसकी आगे शेप होती है। इसी बेसिस के ऊपर इसको कहा जाता है एकॉन वर्म्स। ठीक है, एकॉन वर्म्स के इनके अंदर जो आगे इनका प्रोबोसिस है वो इसी तरह बिल्कुल आगे से कॉनिकल सी शेप का होता है, इस वजह से इसको एकॉन वर्म जो है वो कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये हम इसके ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको इनको एकॉन वर्म क्यों कहा जाता है। अच्छा, अब ये है मेंबर ऑफ बोथ क्लासेस लिव इन और ऑन मैरीन सेडिमेंट्स, यानी दोनों की, चाहे आप एंटीरोनियोसा देख लें चाहे आप टीरोब्रैंक्स देखें, दोनों के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली कहाँ रहते हैं, वो मैरीन सेडिमेंट्स में, मैरीन वाटर में रहने वाले ये एनिमल्स हैं। मैरीन का मतलब है आपको पता है कि सी वाटर या ओशन के वाटर को, जहाँ सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, उनको मैरीन वाटर कहा जाता है। तो ये बेसिकली उनके सेडिमेंट्स पे, उनके बेड के ऊपर सेडिमेंट्स पे, या जहाँ पे लो टाइड्स हों, जहाँ पे सी शोर पर, या जहाँ ज़्यादा जो है डेप्थ ना हो पानी की, वहाँ पे ये सेडिमेंट्स के साथ उनके ऊपर रहते हैं या उनके करीब ये रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड, अब हेमिकॉर्डेट्स के करेक्टर देखते हैं। मैरीन ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स विद द बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी बॉडी बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, एक है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सिलोम डिवाइडेड इनटू 3 कैविटी, इसी तरह सिलोम की भी 3 कैविटीज़ हैं, उसकी भी प्रोबोसिस है, सिलोम का भी कॉलर है, सिलोम में भी ट्रंक है। फिर इनमें अभी मैं आपको आगे इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने कंप्लीट डायग्राम नहीं दिखाई, लेकिन ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है आगे, ये बेसिकली इसका प्रोबोसिस वाला रीजन है। ये जो आपको कॉलर का उससे बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सारा कॉलर रीजन है, और इससे पीछे जितना भी रीजन होता है वो एक ट्रंक रीजन होता है। तो बॉडी जो है इसकी, उसके अंदर प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है, और सिलोम भी इसी तरह 3, अंदर की जो कैविटी है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें देखें प्रोबोसिस वाली सिलोम है, यहाँ देखें तो ये ट्रंक की सिलोम है, और यहाँ देखें तो ये जो है ना, सॉरी, कॉलर की सिलोम है और ये ट्रंक की सिलोम है। सिलोम क्या होता है, इंटरनल बॉडी कैविटी होती है जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ही हमें नजर आ रहे हैं। सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स, फेरेंजियल स्लिट्स आपको पता है कि हेमिकॉर्डेट्स का बहुत
इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो यहाँ पे आपको ये फेरेंजियल स्लिट्स नज़र आ रही हैं। ये ख़ास किस्म की फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं, ख़ास किस्म की ये ओपनिंग्स हैं जो कि बेसिकली फेरिंग्स की वॉल में होती हैं और अंदर इसके सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और एपिथेलियम होती है जिसके ऊपर ये सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के अंदर वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, पंपिंग डिवाइस यानी हार्ट वगैरह होता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली बात कर रहा होता है सारे ऑर्गन्स को। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। फिर आप देखें कि एक और करेक्टर है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, इनका कंप्लीट है। डाइजेस्टिव ट्रैक माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे खत्म हो रहा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक वो होता है जिसमें एक साइड पे माउथ होता है और दूसरी साइड पे एनस होता है, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। डोर्सल समटाइम ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी आपको नजर आ रही है। डोर्सल नर्व कॉर्ड ये जो आपको ब्लू में नजर आ रही है डोर्सल नर्व कॉर्ड है। अब पता चल गया कि ये हेमी कॉर्डेट्स हैं, दो करेक्टर इनके पास कॉर्डेट्स वाले हैं, एक तो ये फेरेंजियल स्लिट्स, सेकंड डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ना तो इनके पास नोटोकॉर्ड है और ना इनके पास पोस्ट एनल टेल है। ठीक है, ये दोनों करेक्टर इनके पास नहीं है। अब ये चार करेक्टर मैंने आपको बता दिए, अब आगे देखते हैं। ये तो जनरल करेक्टर थे किसके? ये जनरल करेक्टर थे हेमिकॉर्डेट्स के। अब हम देखने लगे हैं जी क्लास एंटीरोनियोस्टा। मेंबर ऑफ द क्लास एंटीरोनियोस्टा ग्रीक वर्ड है। एंटीरो का मतलब है इंटेस्टाइन, न्यूस्टा का मतलब है या न्यूस्टिकोस का मतलब है फॉर ब्रीदिंग। Are marine worms that usually range in size between 10 and 40 centimeter, although some can be as long as 2 meter। यानी आप इसकी रेंज देख लें 10 से 40 सेंटीमीटर और बाद ऐसे हैं जो 2 मीटर तक भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इनको एंटीरोन्यूस्टा क्यों कहते हैं? आप ये देखें कि इनके फेरिंग्स वाले रीजन में फेरेंजियल स्लिट्स हैं। ये फेरिंग्स के रीजन में फेरेंजियल स्लिट्स हैं और फेरिंग्स बेसिकली एक पार्ट होता है ना डाइजेस्टिव ट्रैक, इनके फेरिंग्स के रीजन में फेरेंजियल स्लिट्स हैं और फेरिंग्स ज़्यादातर तो जाहिर है एक डाइजेस्टिव ट्रैक का ही आगे इंटीरियर मोस्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है। और ये फेरेंजियल स्लिट्स किसके काम आती हैं? ये जाहिर है रेस्पिरेशन के काम आ रही हैं ज़्यादातर, तो इस गैसियस एक्सचेंज के काम आ रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसीलिए इनको नाम एंटीरोनियोस्टा दिया गया है कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल ब्रीदिंग यानी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ इनके ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो अटैच है। और मेरीन वर्म्स है, साइज मैंने आपको बता दी। zoologists have described about 70 species and most occupy U-shaped burrows in sandy and muddy substrate between the limits of the high and low tides। अब होता क्या कि बेसिकली 70 की स्पीशीज हैं भी और ये U-shaped burrows बनाते हैं। burrows क्या होती हैं? जो खास किस्म के डिप्रेशन से कैविटीज बनाते हैं मड में या सैंड में, ओशन के बेड में, और वहाँ पे फिर ये ज़्यादातर रहते हैं हाई और लो टू, यानी बहुत ज़्यादा ये डेप्थ के ऊपर नहीं होते, जहाँ पे टाइड्स जो हाई या लो सी शोर के साथ ही जो एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादातर रहते हैं। द कॉमन नेम ऑफ द एंटीरोनियोस्टा एकॉर्न वर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द प्रोबोसिस विच इज शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन एट द वर्म्स एंटीरियर एंड। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी प्रोबोसिस जो है, अगर आप यहाँ पे इसकी प्रोबोसिस देखें तो इसकी बिल्कुल कॉनिकल है और आगे से इस तरह निकली हुई। और मैंने आपको बताया कि शाहबलूत का जो दरख्त होता है उसका फल भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, आगे से पॉइंटेड होता है और इस तरह से एक जो है ना वो एक कॉनिकल सा स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम यहाँ पे प्रोबोसिस कह रहे हैं। इसीलिए इसको इसी बेसिस के ऊपर इसको एकॉन वर्म भी कहा जाता है, इनको एकॉन वर्म कहा जाता है। अच्छा जी, अब आगे इसके देख लेते हैं कि फर्दर इससे क्या करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें इसके बताए हैं। द कॉमन नेम ऑफ द एंटीरोनियोस्टा कॉर्नवर्म्स इज डिराइव फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द प्रोबोसिस विच इज अ शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन एट द वर्म्स एंटीरियर एंड। अ रिंग लाइक कॉलर इज पोस्टीरियर टू द प्रोबोसिस, ए elongate trunk is the third division of the body. A ciliated epithermus and gland cells cover acornworms। अच्छा, अब आप देखें दूसरा पार्ट उसने आपको बताया बॉडी का, पहला पार्ट है इसकी ये प्रोबोसिस, दूसरी बात ये कॉलर है और तीसरा पार्ट जो है ना उसकी लॉन्ग ट्रंक है। और पूरी बॉडी जो है वो कवर होती है सीलिएटेड एपिथेलियम से। पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना वो एपिथेलियम की एक लेयर है और जो कि जिसके ऊपर छोटे छोटे से सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं और इसके अलावा ग्लैंड सेल्स भी होते हैं। अब ये ग्लैंड सेल हैं तो क्या रिलीज करते होंगे? म्यूकस रिलीज करते होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये ग्लैंड सेल्स भी हैं जो कि म्यूकस ज़्यादातर रिलीज कर रहे होते हैं, इनकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली बिटवीन प्रोबोसिस एंड द कॉलर।
A variable number of pharyngeal slits from a few to several hundred are positioned laterally on the trunk. अभी मैंने आपको बताया कि pharyngeal region के अंदर ये pharyngeal slits होती हैं जो कि उसने कहा कि चंद से लेके बहुत ज़्यादा 100 तक भी हो सकती हैं. Pharyngeal slits are openings between the anterior region of the digestive tract called the pharynx and the outside of the body. फेरेंजियल स्लिट्स क्या होती हैं, हम बात कर चुके हैं कि फेरिंग्स की वॉल के अंदर खास किस्म की ओपनिंग्स होती हैं जो आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी को जो कनेक्ट कर रही हैं. ठीक है. और माउथ, उसने आपको ये बताया कि यहाँ पे माउथ की जो लोकेशन है वो वेंट्रली प्लेस्ड होता है बिटवीन द प्रोबोसिस एंड द कॉलर. अगर इस डायग्राम को हम देखें तो आप ये देखें, ये माउथ है, ये वाला ये सारा माउथ है, और ये प्रोबोसिस और कॉलर, इन दोनों के दरमियान में वेंट्रल, ये बॉडी की डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रली ये माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है. अच्छा, उसके बाद हम ये देखने लगे कि एक ऑन वर्म के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो किस तरह से हैं. मेंटेनेंस फंक्शन में देखते हैं सीलिया एंड म्यूकस असिस्ट एक ऑन वर्म इन फीडिंग. पूरी बॉडी के ऊपर सीलियाँ हैं, इसके अलावा बॉडी के ऊपर जो है वो ग्लैंड सेल्स हैं जो रिलीज कर रहे होते हैं म्यूकस. तो इसका मतलब है ये सीलिया जो है ये म्यूकस कोटेड होते हैं. डेट्राइटस एंड अदर पार्टिकल्स एडहियर टू द म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस. अच्छा, डेट्राइटस क्या होता है? डेट्राइटस बेसिकली होता है वही जो गलने सड़ने की, एनिमल्स की डेड बॉडी की वजह से गलने सड़ने जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम डेट्राइटस भी कहते हैं. ठीक है. तो डेट्राइटस एंड अदर पार्टिकल्स जो कि अडहियर करते हैं, अटैच हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं म्यूकस में. प्रोबोसिस के ऊपर ज़ाहिर सारे सीलिया भी हैं और म्यूकस भी लगा हुआ, तो म्यूकस के साथ जब वो पार्टिकल्स हो जाते हैं यानी एंटेंगल हो जाते हैं तो फिर वो ऐसा ऐसा माउथ में चले जाते हैं. ट्रैक्ट ऑफ सीलिया ट्रांसपोर्ट फूड एंड म्यूकस पोस्टीरियर एंड वेंट्रली. इन्हीं म्यूकस जो सीलिया हैं उनके ऊपर जो म्यूकस लगा उनके साथ जब कोई फूड पार्टिकल्स अटैच होते हैं तो वो जो है एक सीलिया से दूसरे सीलिया से तीसरा, इस तरह करते करते वो वेंट्रली प्लेस्ड वेंट्रली आ जाते हैं, और वेंट्रल साइड पे क्या पड़ा हुआ है, माउथ पड़ा हुआ है, तो माउथ में चले. सीलियरी ट्रैक्ट्स कवरेज नियर द माउथ एंड फॉर्म अ म्यूकॉइड स्ट्रिंग दैट एंटर द माउथ. ऐसा ऐसा क्या होता है कि पूरी जो उसके प्रोबोसिस के अंदर सीलियाँ हैं वो फूड पार्टिकल्स को ऐसा ऐसा मूव करवाते हैं टूवर्ड्स द माउथ, और म्यूकस के साथ वो फूड और उससे कि म्यूकॉइड स्ट्रिंग बन जाता है, पूरा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, जैसे एक धागे की फॉर्म में इस तरह से वो फूड पार्टिकल्स चलते जाते हैं उन म्यूकस के साथ और ऐसा ऐसा मुंह में या माउथ में चले जाते हैं. एक ऑन वर्म्स में रिजेक्ट सम सब्सटेंसेस ट्रैप्ड इन द म्यूकॉइड स्ट्रिंग बाय पुलिंग द प्रोबोसिस अगेंस्ट द कॉलर. क्या होता है कि जब इससे अपने माउथ से कोई भी ऐसे अनडाइजेस्टेड कोई ऐसे पार्टिकल्स जो कि इसने अनवांटेड अगर कोई पार्टिकल्स है वो इससे निकालने हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो है अपने प्रोबोसिस को और कॉलर को, प्रोबोसिस को बेसिकली आगे पीछे मूव करता है, तो माउथ में से जो जैसे अपर और लोअर जॉ को जो है ना वो मूवमेंट उसकी करके तो अगर वांटेड चीज़ है तो वो मुंह से बाहर निकाल दी जाती है. बिल्कुल इसी तरह प्रोबोसिस और कॉलर को ये आगे पीछे करता है, और जितने भी कोई फूड पार्टिकल्स या कोई ऐसी चीज़ जिसको ये रिजेक्ट कर रहा है वो यहाँ से माउथ से बाहर भी निकाल दी जाती है. और यहीं पर सीलिया होती है. देखें, पूरे प्रोबोसिस के ऊपर जो सीलिया ज़ाहिर है वो म्यूकस कोटेड है, वो जब किसी चीज़ को एंटेंगल करते हैं तो वो ऐसा ऐसा यहाँ से मूव करते 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 वो सारा म्यूकॉइड स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ से यहाँ पे आ जाता है माउथ के अंदर. अच्छा, ये तो हो गया कि इसका फूड जो है किस तरीके से ये उसको मेंटेन करता है, किस तरह से माउथ में लेके जाता है. सीलियरी ट्रैक्ट्स ऑफ द कॉलर एंड ट्रंक ट्रांसपोर्ट रिजेक्टेड मटेरियल एंड डिस्कार्ड इट पोस्टीरियरली. और ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कॉलर रीजन में या ट्रंक रीजन में अगर कोई अनवांटेड चीज़ जो है ना वो लग गई तो वो ऐसा 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 मूव करती 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 बॉडी के पोस्टीरियरली भेज दी जाती है और वहाँ से वो रिमूव हो जाती है. डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एंटीरियोनियस इज अ सिंपल ट्यूब. फूड इज डाइजेस्टेड as diverticula of the gut called hepatic sacs. अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एक ट्यूब की तरह है. यहाँ पे इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना डिटेल में नहीं दिखाया हुआ, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल एक सिंपल सी, जैसे आपको माउथ नज़र आ रहा है वो लीड करेगा एसोफेगस में. एसोफेगस के बाद ज़ाहिर है यहाँ पे आगे स्टमक वगैरह होगा. ऐसा कोई इतनी लॉन्ग क्वाइल इस तरह की नहीं है. इंटेस्टाइन वगैरह बिल्कुल सिंपल सा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ट्यूब लाइक है. लेकिन यहाँ पे एक डाइवर्टिकुला है गट का ही एक डाइवर्टिकुला है. फूड इज डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला ऑफ द गट कॉल्ड हेपेटिक सैक. खास किस्म की सैक्स नुमा आप कह लें कि कैविटीज़ जो हैं वो डाइजेस्ट ट्यूब में से निकलती हैं जिनको हम हेपेटिक सैक्स कहते हैं. रिलीज एंजाइम, जब वो एंजाइम रिलीज करती हैं और फिर इसी ट्यूब के अंदर डाइजेशन होती है. बाकायदा कोई अलग से स्पेसिफिकेशन स्टमक की या इंटेस्टाइन की नहीं है. द वर्म एक्सटेंड इज पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बरो ड्यूरिंग डेफिकेशन. जब इसे अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालना होता है, स्टूल पास करना होता है, तो अपने पोस्टीरियर एंड को जो एनस वाला एंड है उसको ये बाहर निकालता है मड से, या जो है ना वो
किसी भी अगर बरो के अंदर रह रहा है वहाँ से, और फिर डेफिकेशन करते हैं, स्टूल पास कर लेता है या फीसिस को निकाल लेता है। एट लो टाइड है कॉइल्स ऑफ फीकल मटेरियल कॉल्ड कास्टिंग लाई ऑन द सबस्ट्रेट एट बरो ओपनिंग, और जहाँ पे उस बरो की ओपनिंग होती है वहाँ पे हमें वो कास्ट या उसकी जो फीकल मटेरियल है वो नज़र भी आता है, जिसको हम कास्टिंग भी कहते हैं। द नर्वस सिस्टम एंटीरियर न्यूक्लियस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सबसे पहली बात तो ये कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ज़ाहिर हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इनके अंदर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। नर्वस सिस्टम याद रखिएगा हमेशा एक्टोडर्म से बनता है, एंड लाई एट द बेस ऑफ द सीलिएटेड एपिडर्मिस, और पूरी जो सीलिएटेड एपिडर्मिस है बॉडी की, उसके नीचे ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट्स एंड नेटवर्क ऑफ एपिडर्मल नर्व सेल्स। अच्छा, एपिडर्मिस के नीचे सारे, पूरी एपिडर्मिस के नीचे नर्व सेल्स होते हैं। उसके अलावा डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है। ये आपको ब्लू में नजर आ रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम किससे डेवलप हुआ है? बेसिकली डेवलप हुआ है एक्टोडर्म से। तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, इसके अलावा पूरे नर्व सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। पूरा एक जाल होता है नर्वस इसका, नर्व सेल्स का, जो कि एपिडर्मिस के नीचे नेटवर्क पूरा प्रेजेंट होता है। कॉल्ड अ नर्व प्लेक्सिस, प्लेक्सिस कहते हैं गुच्छे को। तो पूरी एपिडर्मिस के नीचे जो है वो नर्व सेल्स होते हैं। इन सम स्पीशीज द डॉर्सल नर्व इज ट्यूबुलर एंड यूजुअली कंटेन जॉइंट नर्व फाइबर्स दैट रैपिडली ट्रांसमिट इम्पल्सेस। यानी बाज कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनके अंदर जो डॉर्सल नर्व है ऊपर वाली जो है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो बहुत क्विक और इमीडिएट जो इम्पल्सेस उनको ट्रांसमिट करती है। आपको पता है कि नर्व्स का काम क्या होता है? नर्व इम्पल्स जो है या उनको एक्शन पोटेंशियल को या इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। देयर आर नो मेजर गैंग्लिया। कोई मेजर गैंग्लिया क्या होते हैं? दीज आर द सेल कलेक्शन ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडीज। न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर गैंग्लिया बनाती हैं। तो वो भी यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ जो है ना प्लेक्सिस की फॉर्म में न्यूरोनल सेल जो एपिडर्मिस के नीचे सारे फैले हुए जाल की फॉर्म में। सेंसरी रिसेप्टर्स भी कोई इतने स्पेशलाइज नहीं है, दे आर अनस्पेशलाइज। अनस्पेशलाइज का मतलब है कि कोई फोटो रिसेप्टर या हेयरिंग के लिए कोई रिसेप्टर या कोई टेक्टाइल रिसेप्टर इस तरह या कोई मैकेनो रिसेप्टर वगैरह इस तरह से कोई मौजूद नहीं है। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। सेंसरी रिसेप्टर होते हैं लेकिन दे आर अनस्पेशलाइज और पूरी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं। Because acornworms are small respiratory gases and metabolic waste products has principally ammonia. Major metabolic waste यहाँ पे क्या है? अमोनिया, और वो भी, और रेस्पिरेटरी गैसेस भी, और जितने भी आप देख लें कि बाकी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर एक्सट्रेटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल से डिफ्यूजन के जरिए चीज़ें जो है बाहर भी चली जाती हैं और बाहर से जो है वो अंदर भी आ सकती हैं। इन एडिशन रेस्पिरेटरी गैसेज आर एक्सचेंज, और इसके अलावा यह कि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे फेरेंजियल स्लिट्स भी हैं। सीलिया एसोसिएटेड विद द फेरेंजियल स्लिट्स सर्कुलेट वाटर इनटू द माउथ एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फेरेंजियल स्लिट्स। क्या होता है इनमें कि देखिए यहाँ पे माउथ से पानी जा रहा है, पानी इस माउथ से जा रहा है क्योंकि सारे एक्वेटिक एनिमल है ये सारे के सारे। यहाँ माउथ से पानी जा रहा है, पानी जब यहाँ से माउथ से फेरिंग्स वाले रीजन में जा रहा है तो यहाँ फेरेंजियल स्लिट्स है। इस माउथ से पानी जाके जब फेरिंग्स में जाता है तो फेरिंग्स में इस फेरेंजियल स्लिट्स के जरिए वो पानी बाहर निकल रहा है। और ये जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं इनके पूरी इंटरनल अगर आप देखें तो ये एपिथेलियम से कवर होते हैं, और जिस एपिथेलियम के अंदर जो है वो एपिथेलियम से कवर होते हैं, उस एपिथेलियम की सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। तो पानी जब यहाँ माउथ से एंटर होता है, माउथ से एंटर होने के बाद इस फेरेंजियल स्लिट्स में से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जो एपिथेलियम सीलिएटेड एपिथेलियम है वो नीचे रिचली सप्लाइड होती है विद ब्लड वेसल्स, और वहाँ पे फिर गैसेस एक्सचेंज होता है। इसका मतलब है रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी गैसेज यहाँ पे सिर्फ बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि वो माउथ और इस फेरेंजियल स्लिट्स में से भी रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब as water passes through the pharyngeal slits, gases are exchanged by diffusion between water and blood sinuses surrounding the pharynx. The circulatory system of acorn worms consists of one dorsal and one ventral contractile vessel. अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो आपको यहाँ पे एक नज़र आएगी ऊपर जी, यहाँ पे एक जो है ना वो ब्लड वेसल, ये तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। एक मिनट, यहाँ पे ब्लड वेसल उन्होंने नहीं दिखाई हुई, लेकिन एक ब्लड वेसल होती है जो बॉडी के इंटीरियर ऊपर वाले रीजन में होती है, और एक होती है एक डॉर्सल रीजन में होती है, और एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो बॉडी के वेंट्रल रीजन के अंदर कर रही होती है। ये देखिए हम यहाँ पे इसने बताया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डॉर्सल और एक वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स होती हैं। ब्लड हमेशा जो एंटीरियर आगे की तरफ मूव करता है, डॉर्सल वेसल में, ऊपर वाली वेसल में ब्लड आगे की तरफ मूव करता है, और नीचे वाली वेसल जो वेंट्रल वेसल होती है उसमें नीचे से यानी ऊपर वाली जो वहाँ पे ब्लड ऐसे इंटीरियरली आगे की तरफ मूव करेगा, और जो नीचे होगी यहाँ से ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
अच्छा, उसके बाद उसने आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बताया है, ब्रांचेस ब्रांचेस फ्रॉम दीज वेसल्स लीड टू ओपन साइनसेस। बॉडी की जो साइनसेस, ये कैविटीज़ हैं, वहाँ से जितने भी वेसल्स हैं, चाहे वो डॉर्सल है चाहे वेंट्रल है, उनकी ब्रांचेस निकल रही हैं और वो इन साइनसेस के अंदर जा रही हैं। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इनटू अ सीरीज ऑफ ब्लड साइनसेस कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। अब ये आपको प्रोबोसिस के अंदर एक ख़ास किस्म की ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि साइनसेस हैं, ये वाली, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। जितना ब्लड यहाँ एंटीरियर रीजन में डॉर्सल वेसल के अंदर फ्लो कर रहा होता है, वो ब्लड यहाँ एंटीरियर रीजन में डॉर्सल, आपने देखा है कि डॉर्सल वेसल में ब्लड एंटीरियरली फ्लो करता है। जितना ब्लड यहाँ से आगे फ्लो करता है, वो फ्लो करता 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 यहाँ पे इस प्रोबोसिस की जो अंदर साइनसेस या अंदर कैविटी है सीलोम, उसके अंदर आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के पास। ठीक है, उस डॉर्सल वेसल से ब्लड यहाँ पे जब एंटर होता है तो ब्लड आता है इस ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में से ब्लड में से जितनी भी कोई अनवांटेड चीज़ें या कोई वेस्ट मटेरियल जो निकलने हैं वो फिल्टर आउट होकर चले जाते हैं सिलोम में। डॉर्सल वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल से ब्लड एंटीरियर उसमें फ्लो कर रहा है, वहाँ से आया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में थे जितने भी अनवांटेड मटेरियल इसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं सिलोम में, और सिलोम में निकलने के बाद वो बॉडी से फिर बाहर डिफ्यूजन के ज़रिए निकाल दिए जाते हैं। देखिए, ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियर passes into a series of blood sinuses called the glomerulus at the base of the proboscis. Excretory waste may be filtered through the glomerulus into the coelom of the proboscis and released to the outside through one or two pores in the wall of the proboscis. The blood of acorn worm is colorless. क्या होता है कि प्रोबोसिस में सारे अनवांटेड मटेरियल आ गए और प्रोबोसिस में खास किस्म के पोर्स होते हैं और वहाँ से भी ये रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, ये एलन पोर नहीं है, ये वैसे प्रोबोसिस के अंदर 1 और 2 पोर्स होते हैं इसकी वॉल में और वहाँ से भी अनवांटेड मटेरियल रिलीज हो सकती है। द ब्लड ऑफ द एकॉर्न वर्म इज कलरलेस लेक सेलुलर एलिमेंट्स। ब्लड जो है यहाँ पे कलरलेस है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई RBCs WBCs वगैरह नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट वगैरह को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। पूरी कैविटी के अंदर जो है ना ब्लड पड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है कि इसमें एंटीरोन्यूस डायोशियस, डायोशियस हमें पता है कि क्या होता है कि दे आर यूनिसेक्सुअल, या ये मेल होंगे या फीमेल होंगे। टू रॉस ऑफ गोनेड्स लाई इन द बॉडी वॉल इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक। ये ट्रंक के जो है ना एंटीरियर रीजन में क्या होता है कि दो उसे कह के रॉज होती हैं गोनेड्स की, और पूरी इस ट्रंक, ये पूरा अगर ट्रंक रीजन है इसके एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे 2 रॉज होती हैं गोनेड्स की, एंड ईच गोनेड ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड। हर गोनेड की ओपनिंग गोनोपोर बाहर सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे एक्सटर्नल है, स्पॉनिंग बाय वन वर्म है इंड्यूस अदर इन द एरिया ऑफ स्पॉन। जब एक वर्म अपने सारे जो है ना वो रिलीज करता है, फर्ज करें एक फीमेल वर्म है वो रिलीज कर रही है एग, तो क्या करती है वो साथ ही स्पॉनिंग फेरोमोन भी रिलीज करती है। फेरोमोन खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो एक किसी भी स्पीशी का एक मेंबर रिलीज करता है और वो उसी स्पीशी के दूसरे मेंबर को स्टिमुलेट करता है कि वो भी गैमीट्स को रिलीज करे। ठीक है, खास किस्म की अपनी ऑर्डर की वजह से, अपनी स्मेल की वजह से। Behavior that suggests the presence of spawning pheromones, ciliated larvae called tornaria swim in the plankton for several days to a few weeks. इसमें टॉर्नेरिया लार्वा है जो कि एक प्लैंकटन के तौर पे आपको होता है, जो पानी के वाटर के करंट्स के साथ ही मूव कर रहा होता है, ये मूव करता है। और several days to few weeks the larva settle to the substrate and gradually transform into the adult form. अगर आपको यहाँ पे हो तो मैं आपको लार्वा की तस्वीर शायद उन्होंने यहाँ पे दिखाई होगी कि लार्वा की तस्वीर यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ कि इसका जो ये आ गया जी, टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ एन एंटीरोनियोस है। बेलेनोग्लॉसिस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, बेलेनोग्लॉसिस। व्हेन लार्वल डेवलपमेंट इज कंप्लीट, टॉर्नेरिया लोकेट्स अ सूटेबल सबस्ट्रेट, सेटल एंड बिगिन टू बरो एंड इलोंगेट 1 मिलीमीटर। आप देखिए ये टॉर्नेरिया लार्वा है, इसके अंदर आपको ये आप एपिकल टफ्ट यानी गुच्छे नजर आ रहे हैं यहाँ पे सीलिया के, फिर ये आपको सीलियरी बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये भी सारे सीलियरी बैंड्स हैं। ये इसका माउथ है और ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट होगा, ये इसकी एनस है। तो बेसिकली ये टॉर्नेरिया लार्वा जो है ये आगे जाके जो है ये डिफरेंट काम करता है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो कॉर्डेट के यहाँ भी दिए हुए हैं, जो आप ये देखेंगे वही नोटोकॉर्ड दिखाई हुई है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड दिखाई हुई है, फेरेंजियस भी दिखाई है, पोस्ट एंड टेल भी दिखाई हुई है। अच्छा, ये तो अभी हमने देखा जी टीरो ब्रैंकिया, और इसकी मैं आपको एक और डिटेल डायग्राम भी दिखाती हूँ जिसमें अगर आपको मज़ीद कुछ समझ आ सके या पता चल सके तो आप देख लेंगे कि इसमें मज़ीद जो है वो इसकी कौन कौन सी इसके जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये बार आप देखें तो ये एनाटमी मैंने दिखाई है जी आपको बेलिनोग्लॉसिस की। इसमें ये देखें जी, ये इसका प्रोबोसिस का रीजन है, ठीक है, ये इसका पूरा ट्रंक रीजन है, और ये सारे का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका रीजन है जो कि इसका ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर रीजन है, और ये सारा इसका ट्रंक रीजन है, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ वेंट्रल नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है, डॉर्सल, इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होती है। आपको यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स भी, डॉर्सल ब्लड वेसल्स से आपको दिखाई है। इसी तरह यहाँ पे वेंट्रल ब्लड वेसल भी दिखाई है। वेंट्रल साइड के ऊपर आपको माउथ भी दिखाया हुआ है। ये आपको रेड में जो दिखाया है ये इसका ग्लोमेरुलस है, और ये आपको दिखाया हुआ है इसकी एनस भी दिखाई हुई है। और हेपेटिक सैक्स, जो हेपेटिक सैक्स होती है मैंने आपको बताया कि डायवर्टिकुला होते हैं इसके डाइजेस्टिव ट्रैक की ही, जो बेसिकली एंजाइम रिलीज़ करते हैं, और उनमें से जो है वो फिर डाइजेशन होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो ट्यूब लाइक एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तरफ माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे ख़त्म हो रहा है। तो ये डायग्राम आपने इसकी देखनी अच्छी तरीके से, और इसके बारे में जो है ना वो मज़ीद आपने यहीं से आपने याद करना है इसकी डायग्राम में ये हवाले से। अब हम वापस इसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमने टीरोब्रैंक्स जो है ये एंटीरोनियोस्टा, और इसका जो हमने ये टॉर्नेरिया लार्वा देखा है वो भी देख। अब हमारे पास है टीरोब्रैंकिया, हेमिकोडेट्स की जो दूसरी क्लास है उसका नाम है जो टीरोब्रैंकिया। टीरोब्रैंकिया ग्रीक वर्ड है, टीरोन का मतलब है विंग और फेदर, और ब्रैंकिया कहते हैं गिल्स को। इज अ स्मॉल क्लास ऑफ हेमिकोडेट्स फाउंड मोस्टली इन डीप ओशियानिक वाटर्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अ फ्यू लिव इन यूरोपियन कोस्टल वाटर्स इन शैलो वाटर्स नियर बर्मुदा। जोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अप्रॉक्सिमेटली 20 स्पीशीज। यहाँ पे ज़्यादातर जो जोलॉजिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट ने इसकी तकरीबन 20 स्पीशीज़ जो हैं वो जो है ना वो डिस्क्राइब की हैं। टीरोब्रैंक्स आर स्मॉल रेंजिंग इन साइज़ फ्रॉम 0.1 to 5 मिलीमीटर। साइज़ आप देख लीजिए कि इनका साइज़ कितना छोटा है। मोस्ट लिव इन सिक्रेटेड ट्यूब्स इन एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज़। ज़्यादातर क्या होता है कि ये ख़ास किस्म की ट्यूब सिक्रेट करते हैं, एनिमल उन्हीं ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, और ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी ये रह सकते हैं, ठीक है, कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रह सकते हैं। जैसे आपने अगर याद हो आपको, आपने सिलेंट्रेट्स देखा है, उसमें भी पॉलिप और मेडूसी जो पॉलिप है वो कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं। एज इन एंटीरोनियोस द टीरोब्रैंक्स बॉडीज डिवाइड इनटू 3 रीजन्स। प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है, लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ पर प्रोबोसिस एक्सपेंडेड और शील्ड लाइक है। अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये है जी एक टीरोब्रैंक है, रैप्डोप्लूरा की ये डायग्राम है, और इसके अंदर आप ये देखें कि आपको ये प्रोबोसिस नज़र आ रहा है। प्रोबोसिस इसकी शील्ड की तरह यहाँ प्रोबोसिस है, काफ़ी एक जो है ना डिस्क लाइक और एक प्लेट लाइक यहाँ प्रोबोसिस है। अगर आप ये देखें तो ये सारा इसका कॉलर है, ठीक है, और कॉलर के बाद ये सारा अंदर जो है ना इसका ट्रंक रीजन होगा। ये सारा इसका कॉलर है, और कॉलर देखें तो कॉलर के ऊपर ख़ास किस्म की आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं सारी, ठीक है, कॉलर के ऊपर आर्म्स हैं, आर्म्स के ऊपर हमें ये टेंटिकल्स नज़र आते हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और उनके ऊपर सीलिया होते हैं। तो कॉलर के ऊपर आर्म्स हैं और आर्म्स के ऊपर टेंटिकल्स हैं जो कि सीलिएटेड हैं, सीलिएटेड टेंटिकल्स प्रेजेंट है। मज़ीद देख लेते हैं कि इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। It secretes the tube. The proboscis is expanded and shield-like. It secretes the tube and aids in the movement in tube. The collar possesses 2 to 9 arms with numerous ciliated tentacles. The trunk is U-shaped. अगर आप देखें तो ट्रंक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा ट्रंक वाला रीजन है जो कि यू शेप आपको नज़र आ रहा है। ये सारा आपको कॉलर नज़र आया जिसकी आर्म्स हैं, 9 तक आर्म्स हो सकती हैं। हर आर्म के ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स सीलिएटेड हैं, सारे सब के ऊपर सीलिया होते हैं, ठीक है। तो ये और एक ट्यूब होती है जो कि प्रोबोसिस सिक्रीट करती है, और उसी के अंदर ये एनिमल ज़्यादातर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रंक जो है ना वो यू शेप है। अब ये करेक्टर देख लेते हैं इसके। टीरोब्रैंक्स से यूज वाटर करंट दैट सीलिया ऑन देयर आर्म्स एंड टेंटिकल्स जनरेट टू फिल्टर फीड। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली इनके जो आर्म्स हैं, ये जो टेंटिकल्स हैं आर्म्स के ऊपर, वो टेंटिकल्स के ऊपर जो सीली हैं वो क्या करते हैं, वाटर करंट को प्रॉपर करते हैं, और वो वाटर करंट के जरिए ही उस पानी में से ये फिल्टर आउट करते हैं सारे के जो भी फूड है। सीलिया ट्रैप एंड ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द माउथ। ऑल्दो वन जीनस हैज अ सिंगल पेयर ऑफ pharyngeal slits, respiratory and excretory structures are unnecessary in animals as small as pterobracts। क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे एक सिंगल पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी जो है ना फेरेंजियल स्लिट्स भी ज़्यादातर होता है। रेस्पिरेशन के लिए अलग से किसी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, साइज़ में बहुत छोटे हैं, बिकॉज गैसेज एंड वाटर वेस्ट एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन।
कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। अगर आप फेरेंजियल स्लिट्स की बात करें तो वो भी एक सिंगल पेयर की फॉर्म में है और यहाँ पे बॉडी की सरफेस से ही सारी डिफ्यूजन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल बडिंग इज कॉमन इन टीरोब्रैंक्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनी फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बहुत कॉमन है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बडिंग, कि बर्ड्स बनते हैं और वो बर्ड्स ये कॉलोनी की फॉर्म में बन जाते हैं। टीरोब्रैंक्स ऑल्सो पोजेस 1 or 2 गोनेड्स इन द एंटीरियर ट्रंक। एंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक में यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनके पास एंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक में यहाँ पे इनके पास होते हैं। मेरा ख्याल है इसकी डिटेल इंटरनल डायग्राम तो कोई नहीं इतनी दिखाई हुई, लेकिन इनके जो है वो ये दिखाया हुआ कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो यहाँ पे गोनेड्स इनके ट्रंक के एंटीरियर रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है, टीरोब्रैंक्स में। तो 2 गोनेड्स इन द इंटीरियर ट्रंक है। मोस्ट स्पीशीज आर डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेनुला लाइक लार्वा दैट लिव्स फॉर अ टाइम इन द ट्यूब ऑफ द फीमेल। अब ये देखें यहाँ पे प्लेनुला लाइक लार्वा बनता है, वहाँ पे टॉर्नेरिया लार्वा था जो इससे पीछे आपने क्लास देखी है, और ये बाजुकात ये होता है कि फीमेल की जो ट्यूब है उसके अंदर भी ये लार्वा डेवलप करता है। दिस नॉन फीडिंग लार्वा इवेंचुअली लीव द फीमेल्स ट्यूब सेटल टू द सबस्ट्रेट फॉर्म अ कोकोन। कोकोन बेसिकली एक ऐसी कवरिंग है, एक खास किस्म के मटेरियल की कवरिंग अगर एक लार्वा अपने लिए बना लेता है और अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस वो खुद ही कोकोन्स बनाता है और सिक्रीट करता है, और फिर उसके अंदर जो है वो अपनी बाकी की जो है जब तक वो मेटामॉर्फोस नहीं होता है अडल्ट में, वो उस कोकोन में ही रहता है। बेसिकली कि आप कह लें कि ये उसकी डिफेंसिव एक स्ट्रक्चर है एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एन अडल्ट। तो ये 2 क्लासेस थी जो कि हमने देखी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हेमिकोडेट्स के करैक्टर जो दिए हैं यहाँ से भी थोड़े से देख लेते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो मैरीन ट्रॉपिकल waters and deep cold waters, soft bodied and worm like epidermal nervous system most with pharynx। अच्छा, worm like body एक ऐसी बॉडी होती है जो बड़ी सॉफ्ट बॉडी होती है, साइज भी जिसका इतना बड़ा नहीं होता, और बॉडी में क्लियर कट जैसे सेगमेंटेशन या इस तरह से बॉडी के जैसे 3 मेजर रीजन्स हैं, तो ये से इसलिए वर्म लाइक बॉडी का है। एपिडर्मल नर्वस सिस्टम मोस्ट विद फेरेंजियल स्लिट्स। अब क्लास एंटीरोनियोसा के आप देखें, शैलो वाटर वर्म लाइक एनिमल्स इनहैबिट burrows on sandy shore lines, body divided into 3 regions, proboscis, collar and trunk, acorn worm, belinoglossus and secoglossus इसके एग्जाम्पल हैं। तकरीबन 70 स्पीशीज है। टीरोब्रैंकिया के आप देखें करेक्टर तो विद और विदाउट फेरेंजियल स्लिट्स, यानी एक पेयर होता है फेरेंजियल स्लिट्स का और बाजुकात वो भी नहीं होता। 2 or more arms, often colonies की फॉर्म में जाते रहते हैं, लिविंग इन एक्सटर्नली सिक्रेटेड एनकेसमेंट। एक ट्यूब है जो कि प्रोबोसिस से रिलीज होती है, उसी के अंदर एनिमल रहता है। रैप्डोप्लूरा इसकी एग्जाम्पल है, तकरीबन 20 स्पीशीज हैं। एक और इसकी तीसरी क्लास है जिसके ज़्यादातर मेंबर जो हैं, एक उसका लिविंग स्पीशी है, बाकी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसीलिए ये देखें ये है प्लैंक्टोस्फीरॉइडिया, और इसके बारे में चूँकि एक ही इसकी ओनली 1 स्पीशी इज़ नोन टू एग्जिस्ट, और इसलिए इस किताब में इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं दी हुई। तो आपने अभी जो हमने किए हैं हेमिकोडेट्स और इसकी 2 क्लासेस जो मैंने आपको बताई हैं, ये कोडेट है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। टीरोब्रैंक्स और एंटीरोनियोस्टा जो एकॉन वर्म्स हैं, टीरोब्रैंक्स, ये दोनों अच्छी तरह आपने करने हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक डायग्राम मैंने भी आपको दिखाई है कोडेट के करेक्टर वाली, एक डायग्राम ये भी बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको चाहे आप कंसीडर कर लें चाहे उसको देख लें। ये आपने लाजमी इसके साथ करनी है। टॉर्नेरिया लार्वा की डायग्राम और बाकी जो हमने इनकी स्पेसिफिक डायग्राम्स देखी हैं वो ज़रूर आपने साथ करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।